आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम लोग बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। आज जैसा हम लोग सब जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ कई तरह के धर्म, कई तरह की भाषा, कई तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन अगर उसमें सब में किसी न किसी एक तत्व को देखें तो समानता भी नज़र आती है उसी पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संस्कृत धर्म को जानने के लिए भाषा और साहित्य एक बहुत महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इस चर्चा की शुरुआत भाषा और साहित्य में भारत की सांस्कृतिक विरासत क्या रही है उस पर से शुरू करेंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी। इनका साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान है, 6 पुस्तकें लिख चुके हैं और तुलनात्मक साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। डॉक्टर चौधरी पूर्व सचिव साहित्य अकादमी रहे हैं, साथ ही इन्होंने निदेशक नेहरू केंद्र लंदन में भी रहा है और साथ ही सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो कि सेक्रेटरी के पद है, उसको सुशोभित कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इनका ज्ञान और इन पदों पर रहते हुए जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे एक इस विषय पर भाषा और साहित्य में जो हमारा विरासत रहा है उसको समझने का एक नया आयाम मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने व्याख्यान को शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद। विषय जो है वो है संस्कृति, और संस्कृति के संदर्भ में भाषा और साहित्य। संस्कृति का अर्थ लोग स्पष्ट रूप से समझना नहीं चाहते या समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही हम संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कल्चर के रूप में देखना शुरू करते हैं। अंग्रेजी शब्द ले आते हैं, अंग्रेजी जो ये टेक्निकल टर्म है कल्चर, उसको ले आते हैं और समझने की फिर कोशिश करते हैं। उसमें कोई नुकसान नहीं है, मगर जिस कल्चर का जो डेरिवेटिव अर्थ है, जो उसका धातुगत अर्थ है, वो है कि ये लैटिन शब्द कुल्ठार से बना है। कुल्ठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, एक्स, अर्थात कुल्हाड़ी से अगर किसी जगह पर आप एक मार लगाए तो उससे जो है एक लकीर खिंच जाती है। तो जिससे हमारे मस्तिष्क में जिस चीज से, वस्तु से एक लकीर जैसी खिंच गई है वो है संस्कृति। अर्थात इस समाज में रहते हुए हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो हमारे विश्वास है, चाहे वो हमारे कस्टम्स हैं, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशन से मेरा तात्पर्य है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, लॉ इंस्टीट्यूशन, हमारा जो कोर्ट एंड लॉ है, इन सब को हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, संस्थाएं। तो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, हमारे विश्वास हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, इन सब का संबंध संस्कृति के साथ है। अर्थात ह्यूमन कम्युनिटी में हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो संस्कृति है। जो संस्कृत का शब्द है, जो बाद में हिंदी में और विभिन्न भारतीय भाषाओं में आ गया है, संस्कृति, उसका जो बल है वो बल मगर इसके भावात्मक रूप पर अधिक है। भावात्मक रूप जब मैं कहता हूं तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका जो पॉजिटिव पक्ष है, जिसमें एक मूल्य व्यवस्था जुड़ी हुई है, उसको हम संस्कृति मानते हैं। जो संस्कृति से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो कभी समाज में कोई खराब काम करेगा ये हम आशा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए आशा करना संभव नहीं है। इसलिए हमारे लिए संस्कृति शब्द जो है वो एक भावात्मक पॉजिटिव शब्द है कल्चर में, मगर ये भावात्मक रूप नहीं है। इसलिए कल्चर में जो है एक अंग्रेजी में अपसंस्कृति आ गई है बहुत। अर्थात जो कुछ भी कल्चर में खराब दिखाई पड़ती है उसको हम अपसंस्कृति कहते हैं। इस कल्चर का सीधा संबंध भाषा के साथ होता है।
अगर मैं ये सवाल पूछूं आपको कि भाषा कैसे प्रकट होती है, तो हो सकता है कि आप मुझे समझा नहीं पाए, मगर ये बड़ा सहज सरल तरीका है समझने का कि भाषा एक निश्चित सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होती है। भाषा व्याकरण के द्वारा विकसित नहीं होती है, ये मान के चलिए, क्योंकि पहले भाषा आती है, व्याकरण बहुत बाद में आता है। वैयाकरण जो होते हैं वो लोग भाषा को एक सही नियमों में आबद्ध करने के लिए उपस्थित होते हैं, बट दे कम एट ए वेरी लेट स्टेज टू शो देयर सुप्रीमेसी ओवर लैंग्वेज। लेट देम शो। लैंग्वेज डजंट केयर। लैंग्वेज flows like a river, just like a river, and it flows on its own. And as the river changes its course, so language changes its course. Think of Sanskrit, the Vedic Sanskrit. Vedic Sanskrit was definitely different than the Sanskrit in which Kalidas wrote his famous play Shakuntala. That means the language changed. Slowly it changed. And this is the course of a language. कि language will definitely change as the river changes its course. अब ये जो भाषा है एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित हो रही है, इसलिए संस्कृति के केंद्र में भाषा रहती है। आप लोग तो जानते ही हैं भारतवर्ष के बारे में। भारतवर्ष में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, संस्कृतियां हैं। ये जो विविधता है ये भारत का गौरव है, और इस विविधता को लेकर भारत हजारों वर्षों से जो है अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को, अपने दर्शन को, अपने साहित्य को सारे विश्व भर में विकसित करता रहा है। अब हमारे देश में जो संविधान है उसने 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। इन 22 भाषाओं में 4 भाषाएं दक्षिण की हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। 4 भाषाएं जो हैं पश्चिम की हैं, कोंकणी, मराठी, गुजराती और सिंधी। और 4 भाषाएं पूर्व की हैं जो संविधान जिनको मान्यता देती है, वो भाषाएं हैं बांग्ला, उड़िया, असमिया, मणिपुरी। इस तरह से ये 12 भाषाएं हुई। इनमें से 2 भाषाओं की बात मैं बाद में करूंगा। मैं 8 भाषाओं की बात पहले कर लेता हूं, जिसको हम कहते हैं मध्य देश की भाषाएं। उत्तर की भाषाएं नहीं कहते, मध्य देश की भाषाएं। ये मध्य देश, ये जो शब्द है, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे प्राचीन इतिहास में मध्य देश शब्द का प्रयोग होता था। मध्य देश का अर्थ है पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, ये सब जोड़ के मध्य देश बना था। तो इसकी भाषाएं हैं कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, मैथिली, नेपाली, संस्कृत। ये भाषाएं जो है ये मध्य देश की भाषाएं हैं। और इसके अतिरिक्त 2 ऐसी भाषाएं हैं जिसको संविधान ने महत्व दिया है, और मैं आप लोगों को विशेष रूप से बोलना चाहता हूं कि उन 2 भाषाओं को संविधान ने 8वीं अधिसूची में स्थान देकर एक क्रांतिकारी काम किया। देखिए, संविधान जब की शुरुआत हुई, संविधान की
की जब प्रतिष्ठा हुई उस वक्त सिर्फ 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं के बाद 2 भाषाएं और एक भाषा बाद में जुड़ी, सिंधी। 14 भाषाएं थी, फिर एक भाषा जुड़ी, सिंधी। फिर कई सालों के बाद 3 भाषाएं और जुड़ी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, 18 हो गई। और फिर 4 भाषाएं जुड़ी, जिनमें से डोगरी, मैथिली, ये भी जुड़ी। इनका साहित्य है, साहित्य अकादमी इनको जो है मान्यता देती है, इन सब भाषाओं को। डोगरी को देती है, मैथिली को देती है। तो इसमें कोई नवीनता नहीं है। मगर जो नवीनता आई इस देश में कि 2 लोक भाषाओं को महत्व दिया गया, संविधान में स्थान मिल गया। जो आदिवासी भाषाएं थी, एक बोडो और दूसरी संथाली। मैं इसको क्रांतिकारी एक समायोजन मानता हूं कि कोई भी देश कभी ये सोच नहीं सकता कि भाषाओं को संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता देने के लिए ऐसी 2 भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा जो आदिवासी भाषाएं हैं। परंतु इस देश ने ये किया। इसके पीछे एक रहस्य है, बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य है, जो हमारे लिए समझना जरूरी होता है। वो रहस्य है कि विश्व में, सारे पश्चिम में, ये जो आदिवासी और लोक भाषाएं हैं और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, इनको हमेशा इनमें एक अंतर किया जाता है। और वो अंतर इस रूप से करते हैं कि दिस इज लिटिल ट्रेडिशन, दैट इज द लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू फोक and tribals, and this is classical languages which have a place in society because of good literature written in those languages. So they always will make a differentiation between great tradition and little tradition, and this differentiation is still maintained in the West. But India doesn't believe in this kind of a difference. India has altogether a different attitude to languages, to people, to literature, and its attitude is to look at things holistically. It looks at things holistically. So for us, there are 2 terms. Shastra means classical languages, and Loka, the languages of the people, folk and tribal. And these 2 tradition, Shastra tradition and Loka tradition, they are always complementary with each other. I mean, a Western scholar, it is very difficult for a Western scholar to realize this. They can never imagine that Shastra and Loka can be complementary with each other. But it is here in this country. Here, these are the 2 traditions, 2 poles of the same continuum. Same continuum. Now, I give you an example. Whenever there is rigidity in Shastra, Shastra becomes very rigid, you know. That is the nature of Shastra. It will become rigid. And when there will be rigidity in Shastra, Loka will come and break the rigidity and bring simplicity in the play of Shastra. And whenever there is indiscipline, you know, indiscipline happens in Loka. So whenever there is indiscipline in Loka, Shastra enters and brings discipline. This has been the rule of this country for the last 3,000 to 5,000 years. And it's a unique rule in this country. Now, Loka entering into Shastra, I give you just 2 examples. Kirata Arjuniam. It is a very famous text in Sanskrit. Or in this text, the Kirat is a tribal, but he is Lord Shiva. Then Bana's Kadambari, the heroine is a girl of a low caste, but she is the heroine of the play, of the text. Hence, the
Loka enters into Shastra wherever there is a facility or way to enter in it. भाषा जैसे मैंने बताई कि ये जो दो भाषाएं संविधान ने मान्यता प्रदान की है, ये क्रांतिकारी समायोजन भारत सरकार का रहा और जो कहीं विश्व में कहीं आपको ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। इनमें से विशेषता किस किस की कैसी है? हम लोगों से अगर ये सवाल पूछा जाए, जो पूछा जाता है, लोग पूछते हैं कि इस देश की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ये सवाल लगातार पूछा जाता है। मैं जहाँ पर भी भाषा और साहित्य को लेकर बातचीत करता हूँ, वहाँ पर ये सवाल उठता है कि देश का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? और मेरे विद्यार्थियों में 90% विद्यार्थी कहते संस्कृत। अगर 10% विद्यार्थी वहाँ पर तमिल के बैठे हैं, तमिल भाषा भाषी, तो वो कहेंगे तमिल। मेरा पहला उत्तर ये होता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये जानना जरूरी है कि किसी एक देश की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ऐतिहासिक महत्व का ये प्रश्न है, परंतु कभी कभी ऐतिहासिक महत्व के प्रश्नों को हम दरकिनार कर सकते हैं। मेरे लिए मैं ये सवाल पूछता हूं, मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस देश के हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध हो। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि 120 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में कम से कम ओलंपिक में 30 या 40 मेडल प्राप्त हो। ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है बनिस्बत मैं इस विषय को लेकर लड़ाई करूं कि तमिल इस देश की जो है सबसे प्राचीनतम भाषा या संस्कृत। ये कहकर फिर मैं सही उत्तर पर आता हूं और मैं कहता हूं कि इस देश के जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था सुनीति कुमार चैटर्जी, उन्होंने कहा था कि इस देश में एक जाति बाहर से आई थी, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स, और ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स इस देश में आई और आकर इस देश में वो बस गई, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जाति के लोग, और 500-600 वर्षों के भीतर इस देश में रहते हुए एक वो दूसरी जाति में वो परिवर्तित हो गए जिसका नाम है ऑस्ट्रिक। और जब एक दूसरी जाति में वो लोग परिवर्तित हो गए तो काफी संख्या में यहां पर रह गए और कुछ जो है बाहर निकल गए, पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया जैसे आइलैंड्स हैं, न्यूजीलैंड, इन सब एरिया में ये लोग चले गए। ये लोग ऑस्ट्रिक परिवार के लोग थे। और अगर कोई इस ऑस्ट्रिक परिवार के लोगों की भाषा अब भी इस देश में बोली जाती है, जो ट्राइबल भाषाएं हैं, कोल, मुंडा, संथाली, भील, ये लोग अब भी जो भाषा बोलते हैं, आज से 6000 वर्ष पहले जो ऑस्ट्रिक भाषा बोली जाती थी, उसी का कोई ना कोई रूप बोलते होंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कोई ना कोई रूप? क्योंकि मैं प्रारंभ में बता चुका हूं कि भाषा is like a flow of a river and the language changes its course। और लैंग्वेज अपना कोर्स बदलती रहती है, भाषा बदलती रहती है। आज से 100 साल पहले जिस ढंग की हिंदी हम लोग बोलते थे, क्या उस ढंग की हिंदी हम आजकल बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। इसलिए आज से 6000 वर्ष पहले जो ऑस्ट्रिक भाषा बोली जाती थी, उसी का कोई ना कोई रूप अब भी यहाँ के कोल और मुंडा और संथाली और भील बोलते हैं, और उसी को सुनीति कुमार चैटर्जी कहते हैं भारत की प्राचीनतम भाषा है। अब मैं सिर्फ 2 भाषाओं पर बोल के साहित्य पर आऊंगा। 3 के बारे में बोलूंगा, कोंकणी के बारे में बोलूंगा। कोंकणी आप तो जानते हैं, गोवा एरिया में बोली जाती है ये भाषा। व्हाट इज द speciality of this language? This language doesn't have one script, एक लिपि नहीं है इसकी।
it has 4 scripts. It is written in Roman script, it is written in Devanagari script, it is written in Kannada script, and it is also written in Malayalam script. That is the speciality of Konkani, because people who speak Konkani, migrated in large number to Karnataka and to Kerala. And Roman script is used because it was under the occupation of Portuguese, and hence Roman script is also used to write Konkani. Now, Hindi. Now, again, it is an astonishing language. Absolutely astonishing a language. It is not one language. It is a combination of many languages. And Hindi is a concept almost like an umbrella. Like an umbrella, Hindi is. And under that umbrella rest so many languages together. So many languages. And that is the speciality, and more than speciality, that is the beauty of Hindi. That it is a combination of many languages. And it is a language of the Madhya Desh, of the mid-India. And because it is mid-India, it has always had the benefit of becoming the linked language of this country. The whole issue of linked language has not started with our independence. It has been a linked language for the last more than 1,500 years. In the Mughal Empire, if you read the statements of the king, Farman, if you read the Farmans of the king, then you will find at least 70% of the words in the Farman belong to Hindi. Because Hindi being the language of the mid-India, the peripheries, all the periphery is attracted towards Hindi. As a result, Hindi got this special position of a linked language in this country for more than 1,000 years. There is a second thing I must add to it. It became the language of the saints, of the fakirs, of the sadhus of this country. They are always in the move. And those who are in the move, they want a language to be spoken. And so they got Hindi. To use Hindi, they moved from one place to another and used Hindi to converse with the people of this country. Sanskrit also has a special position. If I ask you, would you consider Sanskrit as a modern language? You will say, sir, it will not be possible to call it a modern language because it is not spoken. Then first I will say, you are wrong. It is spoken. It is spoken all over in India, maybe by a very small group of people. But it is spoken. There is a village in Karnataka, Mattur, where everybody speaks in Sanskrit. But Sanskrit got a place in the 8th schedule where only the modern Indian languages have their place. But it is not a modern Indian language to that extent. In fact, let us not forget that it is the cultural language of this country. As it is the cultural language of this country, it is used in our rituals, in our various rituals, marriages, in death ceremony. In all the ritual ceremonies, the language Sanskrit is used. And hence, Sanskrit got this position, dual position, that it is both a classical language
and at the same time it is a modern Indian language. Urdu. You know, all these modern Indian languages, ये सारे के सारे जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ये 1000 शताब्दी में, 1000 ईस्वी में ये लोग विकसित होने शुरू हुए थे और धीरे धीरे इनमें साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ 1000 AD से। मगर उर्दू आई लगभग 1200 या 1300 ईस्वी में। उर्दू जो है वो लैंग्वेज है, वो लश्कर की भाषा मानी जाती है। मुगल आर्मी में जो सेना थी वो प्रोफेशनल थी। चूंकि वो प्रोफेशनल आर्मी थी तो उस आर्मी में ज्वाइन करने के लिए उस आर्मी में लोग भारत के विभिन्न स्थानों से आते थे। कोई आ रहा है बंगाल से, तो कोई आ रहा है आंध्र से, तो कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से आ रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आर्मी में थे उनको एक कॉमन भाषा की जरूरत थी और वो कॉमन भाषा धीरे धीरे उर्दू के रूप में विकसित होने लगी। उर्दू में काफी बड़ा हिस्सा जो है वो देसी या रेख्ता का है, अर्थात जो उस समय की आगरा, ग्वालियर, दिल्ली आदि में बोली जाती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा उर्दू में है। और उर्दू में जो है फारसी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। भले ही ये लश्करों की भाषा थी, परंतु इस भाषा ने दुनिया के एक से एक बढ़कर जो लेखक हैं उनको इसने आकर्षित किया। सौदा, गालिब, मीर, एक के बाद एक, और उससे उर्दू का जो महत्व है वो बढ़ने लगा। एक चीज आपको बिल्कुल दिल में बिठा लेना पड़ेगा कि उर्दू इस देश की जमीन से निकली है। ये भाषा हम लोगों की भाषा है। हम इस भाषा के साथ जीवित रहते हैं। इसलिए ये भाषा कोई अलग किसी और जगह की भाषा नहीं है, ये हिंदुस्तान की भाषा है। और इस भाषा के लिए हिंदुस्तान के अधिक से अधिक लोग जो है इस भाषा को स्वीकार करते हैं। आपको तो मालूम है कि उर्दू के जो शायर हैं उनकी जो शायरी है वो अब हमें देवनागरी स्क्रिप्ट में उपलब्ध हो जाती है और इसलिए उस भाषा का प्रचार हुआ है। उर्दू की जो गज़ल गाने की जो परंपरा है उससे सारा का सारा भारतवर्ष जो है वो प्रभावित है। उर्दू के जो लेखक वो कवि हैं, गालिब, इकबाल या और जो लोग हैं, उन सब से हम लोग प्रभावित हैं। उर्दू हम लोगों की भाषा है। जिस ढंग से हिंदी है, बांग्ला है, मराठी है, गुजराती है, उसी ढंग से उर्दू भी हमारी भाषा है। हम साहित्य पर आते हैं अब। ये तो भाषा की बात हो गई। मैंने कहा कि संस्कृति का जो केंद्र है वो भाषा होती है और उस भाषा को लेकर मैंने विस्तार से जो कुछ भी मैं कह सकता था मैंने कहा आप लोगों को। अब हम लोग साहित्य पर आते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि संस्कृत जिस ढंग से प्राचीन भाषा है उसी ढंग से तमिल भी एक बहुत प्राचीन भाषा है। और तमिल की खासियत ये है कि तमिल 1000 ईस्वी में विकसित होना शुरू नहीं हुई थी, जो आधुनिक तमिल है। तमिल जो पिछले 3000 वर्षों से लिखी जा रही थी वही तमिल धीरे धीरे जो है विकसित होती रही और लगातार आज भी वो तमिल जो है तमिल बोलने वाले भाषा भाषियों के पास उपलब्ध है। उसमें रूप परिवर्तन हुआ है परंतु वो भी बहुत प्राचीन भाषा है। और जैसे हम संस्कृत के पाणिनि का नाम लेते हैं, वैयाकरण, इतना बड़ा जगत विख्यात, तो आप लोग मत भूलिए कि तमिल का भी एक जगत विख्यात वैयाकरण है जिसका नाम है तोल्कापियर और उसकी पुस्तक का नाम है तोल्कापियम। ये सारी चीज़ें हम लोगों को जाननी चाहिए क्योंकि भारतवर्ष एक वैविध्यपूर्ण देश है, विविधताओं से जुड़ा हुआ ये देश है। इस देश की सारी चीज़ों को आप जानेंगे, समझेंगे, तभी जाकर भारतवर्ष का जो विचार है, आइडिया है, संकल्पना है, उसको आप समझ पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
साहित्य पर आते हैं। साहित्य, संस्कृत और तमिल, इनकी बात सबसे पहले बहुत संक्षेप में करके हम आगे बढ़ेंगे। तमिल को पहले ले लेते हैं। तमिल का जो प्राचीनतम साहित्य है उसको संगम साहित्य कहते हैं। संगम का मतलब मीटिंग प्लेस। एक चीज यहां पर बता दूं कि दक्षिण की भाषाओं पर संस्कृत शब्दावलियों का बड़ा प्रभाव रहा है। सबसे अधिक संस्कृत के शब्द मलयालम में उपलब्ध हैं, कन्नड़ में है, तेलुगु में है और कम है तमिल में, मगर है। मगर ये मत भूलिए, जिस ढंग से संस्कृत के शब्द इन दक्षिण की भाषाओं में उपलब्ध हैं, उसी तरह से दक्षिण के जो शब्द हैं वो संस्कृत में उपलब्ध हैं। ये भी बात आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, घोटक शब्द है, ये दक्षिण के ओरिजिन, दक्षिण भाषाओं से लिया गया शब्द है। और ये इस ढंग का इंटरैक्शन कॉन्स्टेंटली चल रहा था, कॉन्स्टेंटली। आप सोचिए, कश्मीर में, कश्मीर शैविज्म कश्मीर में जो है उसकी उत्पत्ति होती है। कश्मीरी शैविज्म वहां से निकलकर ये पहुंचता है तमिलनाडु में, और उसका रूप परिवर्तन होता है वहां पर। वो विशिष्टाद्वैतवाद में परिणत हो जाता है, और विशिष्टाद्वैतवाद में परिणत होकर वो सारे भारतवर्ष में फैल जाता है। ये जो आदान प्रदान का जो सिलसिला इस देश में रहा, उसको हम अपने मन में बिठा लें। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में केरल से निकलते हैं, सारे भारतवर्ष का परिभ्रमण करते हैं, वेदांत का प्रचार करते हैं, अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं, और सारे भारतवर्ष में वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 8वीं शताब्दी में वो संस्कृत में निश्चित रूप से भाषण देते होंगे। चूंकि वो संस्कृत में भाषण देते थे, इसीलिए भारतवर्ष के जगह जगह पर लोगों ने उनको समझा, उनको आदर किया, और वेदांत और अद्वैतवाद का इतना प्रसार हो गया। संगम साहित्य का 2 रूप हैं। एक कहते अहम, दूसरे को कहते पुरम। अहम इज लिरिकल पोइट्री, लिरिकल, जिसमें कवि का महत्व होता है, गीतात्मक। और दूसरा राजाओं और लड़ाई को लेकर, युद्धों को लेकर पुरम लिखा गया है, युद्धों को लेकर। एक अहम और पुरम। और ये बात आज भी जो तमिल के विद्वान हैं वो कहते हैं कि तमिल का श्रेष्ठ साहित्य की बात अगर कोई कहे तो उसको संगम साहित्य की बात कहनी पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारे साहित्य की रचना हुई तमिल में। तिरुवल्लुवर का साहित्य आया। संस्कृत में वैदिक संस्कृत सबसे पहले, वेदों की रचनाएं हुई। हो सकता है कि 3 से 5 हजार साल पहले। और ये जो साहित्य है जो आज से 5,000 साल पहले लिखा गया, ये कॉन्टिन्यूअस है। देयर इज नो ऐसे गैप टू बी फाउंड इन दिस लिटरेचर ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वैदिक संस्कृत की, वैदिक साहित्य की जैसे बात करते हैं, हमारे मन में ये बात उठती है, हो सकता है कि ये साहित्य जो है ये धार्मिक साहित्य है। मेहरबानी करके कृपया इस ढंग की बातें मत सोचिए। पहली तो बात है कि इस ढंग की बात हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम बड़े विदेश के जो आलोचनात्मक शब्दावली है उससे हम प्रभावित रहते हैं हमेशा। विदेश में जो है कभी भी चीजों को जो है समूची इकाई के रूप में देखा नहीं जाता, होलिस्टिकली देखा नहीं जाता। विदेश में हमेशा चीजों को एक दूसरे के आमने सामने करके जो है उसको देखा जाता, बाइनरी ऑपोजिट्स के रूप में। इसलिए विदेश में हमेशा जो है एक दूसरे के ऑपोजिट के रूप में देखते हैं। संस्कृत का ऑपोजिट भारतीय भाषाएं। हमारे यहां तो ऐसे देखने की प्रथा ही नहीं है। हम सबको समूची इकाई के रूप में देखते हैं।
इसलिए वेदों की बात अगर हम कहें तो वेद का अर्थ क्या है? नॉलेज, ज्ञान। और जिसमें आपको धर्म का ज्ञान मिलेगा, जिसमें आपको समाज व्यवस्था का ज्ञान मिलेगा, जिसमें आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान मिलेगा, जिसमें आपको पूरे समाज व्यवस्था का भी ज्ञान मिलेगा, जिसमें इस तरह के वाक्य मिलेंगे कि आप मुझे पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? मैं तो कवि हूं। मेरे पिताजी एक वैद्य हैं और मेरे चाचा जी जो हैं वो पत्थर काटते हैं। अर्थात पूरी की पूरी जो जाति प्रथा थी वो किस तरह से कर्मणा जो है व्यवस्थित थी, जन्मना व्यवस्थित नहीं थी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण वेद में है। और एक जगह पर लिखा गया है, क्या आप पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? मेरे पितामह कौन है? अगर मैंने अपने शास्त्रों का अध्ययन सही रूप से किया है तो वही मेरे पिता हैं, वही मेरे मां हैं। एक अद्भुत साहित्य है। उसमें एक कविता की एक पंक्ति है कि मैं पानी में खड़ा हूं मगर बड़ा प्यासा हूं। आप सोचिए, इसमें आधुनिक साहित्य का, काव्य का जो गहराई है, वो गहराई आपको उपलब्ध हो जाएगी आपको। यू विल रियलाइज दिस। ये आर्किटाइपल पोइट्री है, ये मिथिकल पोइट्री है। मैं आर्किटाइपल मिथिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मिथकों का प्रयोग किया गया है। इसमें इंद्र का हमेशा एक युद्ध चल रहा है वृत्त के साथ, असुर के साथ, और फिर इसका सिंबॉलिक व्याख्या की जा रही है कि इंद्र जो है वो सूर्य है, इंद्र जो है वो सत्य है, इंद्र जो है वो सेक्रेट है, और जो वृत्त है वो डार्कनेस है, और वो जो है पाप है। और इस तरह से पाप और पुण्य की लड़ाई दिखाई जाती है। पता नहीं कितने सारी व्याख्याएं उसमें उपलब्ध है। एक जगह पर मैं कभी कभी सोचता हूं कि देखिए क्या है, एक जगह पर एक मंत्र है, इंद्र क्या तुम डर गए हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि वृत्त तुम पर हावी हो जाएगा? अब सोचिए जरा सा कि मनुष्यों के धरातल पर आकर इस साहित्य की रचना हुई है। इसमें जीवन का स्पंदन दिखाई पड़ता है, और जो स्पंदन आज से 5000 वर्ष पहले हमें सुनाई पड़ा था, वो स्पंदन आज भी हमें सुनाई पड़ता है। उपनिषद क्या है? द नॉलेज which destroys all ignorance. That is Upanishad. The knowledge of the identity of the self with the eternal. That is knowledge. That knowledge you receive in the Upanishad. Because in the final analysis, what man is supposed to do is to know himself. Atmanam Viddhi. यही हमारे देश की आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी सूचना है कि यू विल हैव टू नो योरसेल्फ। देन वी हैव दिस टू ग्रेट एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, द टू ग्रेट रिपोजिटोरीज ऑफ द एथनिक मेमोरी ऑफ द इंडियन पीपल। हमारे देश की जो मेमोरी है, जो स्मृति है, उस स्मृति के ये दो खजाने हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। I would like to interrupt you because we have a caller from उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मनीष दुबे जी उत्तर प्रदेश से हैं, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है जी। आप अपना प्रश्न पूछिए जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मुझे ये कहना था कि ये भारतीय संस्कृति विरासत पर पाश्चात्य संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, और पड़ा तो किन किन देशों का पड़ा, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा जी। हाँ, 5 मिनट के बाद इस पर हम लोग करेंगे चर्चा। अभी इस चर्चा कंप्लीट होने के बाद जी उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति का पाश्चात्य पर क्या चर्चा पड़ा। पहले आप अपना चर्चा कंप्लीट। आप फिर से प्रश्न को दोहराएंगे क्या?
भारतीय ये संस्कृति संस्कृति की का पाश्चात्य संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? या भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का क्या प्रभाव दोनों पड़ा? दोनों कर तो है। अच्छा ठीक है, इसी को पहले ले लेते हैं। जी, और ठीक है। देखिए, ये तो बात सही है कि 19वीं शताब्दी में जब देश में नवजागरण आया, तब जो विदेशी ज्ञान विज्ञान है उससे हम बड़े प्रभावित हुए थे, और प्रभावित होने का एक फलस्वरूप जो है एक नई चिंतन धारा का प्रसार हुआ इस देश में। उसी को रेनेसां कहा जाता है। परंतु उसमें यह अर्थ नहीं लगाइए कि पाश्चात्य प्रभाव से हम ओतप्रोत हो गए, नहीं। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से प्रभावित होकर हमने सोचना शुरू किया कि हम इस देश को कैसे स्वाधीन बना सकते हैं। राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ। राष्ट्रीयता के प्रसार के साथ साथ दो बातें और आई सामने कि इस देश में राष्ट्रवाद के स्वर को मुखरित करने के लिए यह आवश्यक है, इट इज एसेंशियल, कि इस देश में समाज का सुधार करना पड़ेगा। समाज जब तक सुधरेगा नहीं तब तक राष्ट्रवाद के स्वर को मुखरित करना मुश्किल है। इसलिए ये जो समाज सुधार की एक प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु 19वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते हमारी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो है एक इस तरह की जिंदगी जीने के लिए बाध्य हो चुके हैं। वी आर कंडेम्ड टू लिव ए लाइफ लाइक दिस, एंड हेंस टू रिवाइव आवर स्पिरिट it became essential to talk of the glories of this country. इस देश की जो गौरव है, प्राचीन गौरव, उस प्राचीन गौरव की बात की जाए। और इस तरह से एक तरफ समाज सुधार की बात आई, एक तरफ प्राचीन गौरव की बात आई, और एक तरफ राष्ट्रवाद का स्वर मुखरित हुआ। इसमें निश्चित रूप से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान ने हमें रास्ता दिखाया, एक। दूसरा, इस देश के बुद्धिजीवियों का एक बड़ा तबका पाश्चात्य से प्रभावित हो गया। परंतु इस देश के जो सचमुच के जो बड़े कर्णधार थे, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, पुंतुलू, एक के बाद एक मैं नाम गिना सकता हूं, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, ये लोग जो कर रहे थे वो भारत की जो कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, उस निरंतरता को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसको आधार बनाकर जो है वो अपना रास्ता जो है को प्रसारित कर रहे थे। इसलिए इस देश में आज भी आपको एक बड़ा तबका पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित दिखाई पड़ेगा। प्रभावित होना कोई बुरी बात नहीं होती है, बशर्ते कि आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। अगर भूल जाएं तो वो बहुत बुरी चीज है, जो इस देश में होने लगा। हम अपने अस्तित्व को भूलने लगे, हम अपनी अस्मिता को भूलने लगे, हम अपनी आइडेंटिटी को भूलने लगे, क्योंकि देश कभी भी बड़ा नहीं हो सकता जब तक हम जड़ों से जुड़े नहीं रहते हैं, जब तक हम अपनी भाषा नहीं बोलते हैं। जब आप अपनी भाषा बोलेंगे, जड़ों से जुड़े रहेंगे आप, तब आपका व्यक्तित्व, आपकी जो शख्सियत है, योर पर्सनैलिटी विल डेवलप, अदरवाइज इट कैन नेवर डेवलप। ये सबसे बड़ी बात है, जो बात हम लोग भूल गए थे काफी बड़े समय तक। परंतु 1960 के दशक के बाद उत्तर आधुनिकता जब धीरे धीरे यहां पर इस देश में प्रवेश कर गई, तब हम लोगों ने अपनी जड़ों को ढूंढना शुरू किया। तब हम लोग जो है, हमारी भाषा जो है, आप कहेंगे जो भाषा आप लोग बोलते हैं वो तो उस भाषा में आप अंग्रेजी के शब्दों को लगातार इस्तेमाल करते रहते। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज आर यू यूजिंग? इट्स नॉट हिंदी, इट इज नो अदर इंडियन लैंग्वेज। मगर कभी मत भूलिए कि ये देश बहुभाषिक देश है। बहुभाषिक देश होने के कारण हम सब लोग हजारों वर्षों से एक नहीं, 2, 3, 4 भाषाएं में इकट्ठे बोलते रहे हैं।
अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि कालिदास की जो शकुंतला नाटक है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, आप मुझे फौरन कहेंगे संस्कृत। गलत, 4 भाषाओं में लिखा गया है। ये महाराष्ट्री प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और संस्कृत। ये जो मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग कहते हैं इसको बाइलिंगुअलिज्म नहीं कहते, कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग इज ए रूल ऑफ दिस कंट्री फॉर द लास्ट 3,000 to 4,000 years। वो जो अथर्व वेद में कहा जा रहा है, ये भूमि सूक्त में, कि एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्मों के पालन करने वाले, ये सब लोग इकट्ठे रहते हैं और सुखी रहते हैं। इसलिए there is no harm if you are influenced by a language of a culture, a foreign culture, but you will have to see that it does not destroy your identity. If your identity is destroyed, then it is dangerous. And भारतवर्ष के जो बड़े राइटर हुए, चाहे वो टैगोर हुए, टैगोर को पूछा गया था एक बार कि what is modernity, आधुनिकता क्या होती है। टैगोर ने फौरन जवाब दिया, आधुनिकता है फ्रीडम ऑफ माइंड, नॉट स्लेवरी ऑफ टेस्ट। अब सोचिए 1922 में बोल रहे हैं, 1922 में वो ये बात कह रहे हैं कि दास्ता नहीं है, स्वाद की दासता नहीं है, ये स्वाधीनता, मन की स्वाधीनता है। इस देश में सब लोगों ने इस ढंग से बातें की हैं। हमारी मॉडर्निटी क्या है? अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं, दो पर हम बात कर लें खूब क्विकली, क्योंकि समय कम हो रह गया है। एक तो है भक्ति पर। देखिए, जब भारतीय साहित्य जब धीरे धीरे विकसित होने लगा 1000 ईसा पूर्व के बाद विभिन्न भाषाओं में, तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ। परंतु ये उदय 6ठी-7वीं शताब्दी में तमिल में हो चुका था। इसलिए हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर सप्तद्वीप नवखंड। तमिल में ये निकली थी, तमिल से निकलकर ये पहुंची थी कर्नाटक में, और कर्नाटक से महाराष्ट्र और गुजरात, फिर वहां से ये राजस्थान में। जब ये राजस्थान में आई भक्ति, तब 12वीं शताब्दी हो चुकी है। फिर वो ऊपर पहुंच गई कश्मीर में ललदेद, अब्बा खातून, इन लोगों ने रहस्यवादी भक्ति साहित्य की रचना शुरू की। और 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में ये मध्य देश में फैल गई। सूरदास, मीरा, कबीर, दादू, तुलसीदास, ये सब लोग, उन्होंने भक्ति पर रचना शुरू की। और उधर से बंगाल से एक और प्रभाव आया, श्री चैतन्य महाप्रभु का। मैं भक्ति की बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे अनुसार इस देश के साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति है। भक्ति में एक अद्भुत घटनाएं घटी। भक्ति में सबसे पहले जो है वो ईश्वर का गृहस्थीकरण हुआ। जो ईश्वर मंदिर में रहता था उसको हम मंदिर से उठा के अपने परिवार में उसको हमने स्थान दे दिया। अब उसके साथ हम रह रहे हैं, उसके साथ हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उसके साथ झगड़ा भी कर रहे हैं। ये जो भक्ति का गार्हस्थीकरण हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। विश्व के किसी साहित्य में इस तरह की रचनाएं आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। दूसरा, भाषा। अचानक जो है संस्कृत का जो आधिपत्य था वो खत्म होने लगा और उसकी जगह भाषाएं आ गई। कबीर ने कहना शुरू किया कि अगर संस्कृत तो कुएं का बंद पानी है और मेरी जो भाषा वो बहता नीर है। उधर एकनाथ ने कहा कि क्या देवनागरी संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है, तो क्या मेरी भाषा चोरों की है? और उधर तमिल में जो है मणिकवाचकर कह रहे हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा वेद के मंत्रों को सुनते हुए रोते, मगर जब तुम मेरे साहित्य को पढ़ोगे तो तुम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। इस ढंग की एक व्यवस्था आई, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन, क्रांति। अचानक क्रांति शुरू हो गई, भाषा बदल गई। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखिए, मैं जब क्रांति की बात कह रहा हूं तब इसका अर्थ ये नहीं कि भारतीय साहित्य किसी एक चीज को समाप्त करके एक नई चीज उसमें से उदय होती है, ये नहीं होता है।
पुरानी चीज बनी रहती है। ये भारत की कॉन्टिन्यूटी, जो सोच की जो निरंतरता है, उसका सबसे बड़ा गुण है कि कोई चीज यहां पर जो है रिजेक्ट नहीं होती है, ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प के रूप में यहां पर विद्यमान रहती है। अगर आज भक्ति तो समाप्त हो गई 16वीं शताब्दी में, परंतु आज अगर गीतांजलि आप पढ़े रविंद्रनाथ का, आप जो है निराला का जो काव्य ग्रंथ है उसको पढ़े आप। एक विशेष काव्य ग्रंथ है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप वल्लातोल को पढ़े, आप शंकर कुरूप को पढ़े, कुसुमाग्रज को पढ़े, तो आप जयशंकर प्रसाद को पढ़िए। वो भक्ति कहां से आ रही है? 16वीं शताब्दी की भक्ति। क्योंकि यहां पर कोई चीज जो है खत्म नहीं होती है। किसी चीज को हम नष्ट करके जो है एक दूसरा रूप उसका उदय नहीं होता है इस देश में। इस देश में वो बरकरार रहता है विकल्प के रूप में, और वो विकल्प फिर कब से जो है विकसित हो जाएगा किसी को अता पता नहीं होता है। इसलिए ये इस देश के साहित्य की एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये कॉन्टिन्यूटी में जीता है। यहाँ पर कोई चीज जो है समाप्त नहीं होती है, हमेशा विकल्पों के रूप में यहाँ पर मौजूद रहते हैं और फिर वो विकसित होते हैं। भक्ति इस तरह का एक साहित्य है जहां पर भक्ति का अर्थ तो होता है प्रेम, और कोई अर्थ नहीं है ईश्वर के प्रति प्रेम। और इस प्रेम में दो का स्थान है, भक्त और ईश्वर, और इन दोनों को लेकर साहित्य की रचना भी है। जाति प्रथा का विरोध हुआ, रिचुअल्स के विरोध हुए, कर्मकांड का विरोध हुआ, हर तरह की चीजों का विरोध हुआ। एक अद्भुत क्रांतिकारी साहित्य उत्पन्न हुआ जिसको उत्पन्न करने वाले सबल्टरन्स थे, सबल्टरन्स। और इस देश में तो सबल्टरन के घर में जाकर उसके झूठे जो है खाए हुए बेर खाने वाले हैं हमारे देश के जो भगवान हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो सबल्टरन को कभी जो है उपेक्षित नहीं माना गया। उपेक्षित मानते हैं समाज के वो लोग जो स्वार्थी होते हैं, नहीं तो सबल्टरन जो है कभी उपेक्षित है ही नहीं इस देश में। हमारे भगवान जाते हैं उनके पास, उनके झूठे बेर खाते हैं। इसलिए ये साहित्य श्रेष्ठ साहित्य है, मैं मानता हूं। मॉडर्निटी के जैसे मैंने बताया कि भारत विश्व में जो आधुनिकता है वो हमेशा प्राचीन को तोड़कर उदित होता है। हमारे देश में मैंने बताया कि द पास्ट डज नॉट पास ऑफ, पास्ट continuously goes on lingering, and along with past we see the present and future together, and they create our literature. What is modernity? आधुनिकता है क्या? आधुनिकता, modernity is the realization of the realities of life. जिस रियलिटी में जीवित रहता हूं वो मेरी मॉडर्निटी है। मेरी रियलिटीज क्या है? मेरी रियलिटीज क्या है ये मैं ढूंढूं। अगर मैं ढूंढूंगा तो मैं देखूंगा कि एक बड़ा तबका हमारे समाज का जो पश्चिम से प्रभावित है, पश्चिम के रंग रिवाज से प्रभावित है और पश्चिम को ओढ़े हुए है। ठीक है, दिस इज ए रियलिटी। मगर 80% इस देश की जो जनसंख्या है जो गांव में रहती है, उनकी रियलिटीज क्या है? मैं उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकता, कर सकता हूं, नहीं कर सकता। वो लोग हैं जो लोग अब भी धर्म में विश्वास करते हैं, जो लोग अभी भी परंपरा में विश्वास करते हैं। जब छठ की पूजा होती है तो करोड़ों की संख्या में जो है नदी में नहाकर और 4 दिन का उपवास करते हैं। ये लोग कौन हैं? इन लोगों को मैं कह दूं कि दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हैज नथिंग टू डू विद मॉडर्निटी। मॉडर्निटी तो कोई ऊपर से निकलने वाला तत्व तो नहीं है। इस देश की जमीन से ही तो हमको निकालना पड़ेगा मेरी आधुनिकता को। वो आधुनिकता कोई और नहीं हो सकती है। इन्हीं के साथ जुड़कर मुझे अपने आधुनिकता को ढूंढना पड़ेगा। आधुनिकता विचारों की आधुनिकता होती है, परंतु ये याद रखिए कि जो नवीन है इस देश में वो हमेशा पुरातन के साथ जुड़ा रहता है। पुरातन को ये देश कभी भी रिजेक्ट नहीं करता है। नवीन और प्राचीन
इन दोनों को लेकर हमारी आधुनिकता विकसित होती है। और इसलिए इस देश में जो साहित्य में जो आधुनिकता हमें दिखाई पड़ती है वो इस ढंग की एक आधुनिकता है जो आधुनिकता निश्चित रूप से अपना वैशिष्ट्य लिए हुए है। इसलिए जब जब वो लिख रहे हैं रविंद्रनाथ जब लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं, बताता हूं आप लोगों को अभी एक सेकंड में, पता नहीं कहाँ है। रविंद्रनाथ 1922 में लिख रहे हैं कि ईश्वर को संबोधित करते हुए कि ईश्वर तुमने मेरे जीवन को इतना प्रफुल्लित कर दिया है, मेरा जीवन जो है आनंद से भरा हुआ है। सच इज दाई प्लेजर, ये रविंद्रनाथ लिख रहे हैं। और उसी वक्त उसी समय W.B. येट्स, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 8 साल के बाद रविंद्रनाथ के, वो भी लिख रहे हैं कि द सेंटर कैन नॉट होल्ड, एवरीथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, सब टूटता चला जा रहा है। ये दो बड़े कवियों के दो दृष्टिकोण, एक पश्चिमी दृष्टिकोण जो आधुनिकता को लाता है, सब कुछ ब्रेक करके, नष्ट करके, नई चेतना, नया स्वरूप। हम लोग के लिए नई चेतना, नया स्वरूप को लाने में कोई हमें दिक्कत नहीं है, परंतु मेरी नई चेतना, मेरा जो नई शैली, मेरी जो नई चिंतन धारा है वो प्राचीन के साथ जुड़कर आती है और यही हमारी निरंतरता को प्रकट करती है। और इस निरंतरता के द्वारा हम अपने स्वरूप को जो है समझ पाते हैं। भारतीय साहित्य की जो अवधारणा है, जो संकल्पना है, द आइडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर इज टू बी अंडरस्टूड लाइक दिस। दर्शक हैं, उनका प्रश्न है। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है दुबे जी, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भक्ति साहित्य के उद्भव के मतलब कि उसमें के तात्कालिक कारण क्या थे? क्या कोई ऐसी घटना, क्या कोई ऐसे मतलब कि माहौल तैयार हुआ था जिसके कारण भक्ति साहित्य का उद्भव हुआ? और ये क्या ये भक्ति साहित्य ने आधुनिक साहित्य का बेस तैयार करने का काम क्या किया? और इसमें जुड़ाव क्या था, कैसे, कितनी कनेक्टिविटी थी? मैं बहुत जल्दी आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। प्रश्न बड़ा सुंदर पूछा है आपने। सुंदर इसलिए पूछा है कि हमारे जो साहित्य के आलोचक है उनका एक बड़ा तबका ये सोचता है कि मुसलमानों के आक्रमण के बाद हर तरफ से हम लोग पराजित होकर, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमने जो ईश्वर का पल्ला पकड़ना हमने शुरू किया और इस तरह से भक्ति का उदय हुआ। ये बातें बहुत सारे आलोचकों ने कही है, परंतु इसका विरोध शुरू हुआ। विरोध करने वाले कई लोग थे। रविंद्रनाथ थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे और दक्षिण के भी जो है समालोचक थे। इन लोगों ने कहा कि कोई भी पॉजिटिव साहित्य, जो भावात्मक साहित्य है, वो नकारात्मक ढंग से जो है प्रकट नहीं हो सकता। भक्ति सकारात्मक साहित्य है। आप जो है ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि भक्ति जो है मुसलमानी आक्रमण के फलस्वरूप हम लोग पराजित मनोदशा में हमने भक्ति का जो है उदय हुआ, ये गलत हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भक्ति का उदय तो 6ठी शताब्दी में हो गया था, जब मुसलमानों का आक्रमण नहीं था। 6ठी 7वीं शताब्दी में होकर वहां से ये सारे भारतवर्ष में फैला धीरे धीरे। दरअसल में सर विलियम जोन्स थे जिन्होंने वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, बहुत बड़ा काम किया। शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद किया जो पहुंच गया जर्मनी में, और जर्मनी में तहलका मच गया। ये बातें तो सब सही हैं, मगर उन्होंने अपने डिस्कोर्स में एक दफे कहा था कि मैं भारत के इतिहास को ढूंढते हुए जितना मुझे पीछे जाने को कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पीछे का जो साहित्य है वो गौरवपूर्ण साहित्य है। परंतु 11वीं शताब्दी के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 11वीं शताब्दी के बाद सब कुछ डार्क है, सब कुछ जो है अंधेरे में लिप्त है। ये जो धारणा है, विचार है, ये पश्चिमी विचार है, क्योंकि पश्चिम में जो मीडिएवल एज है वो डार्क एज कहा जाता है। हमारा तो मीडिएवल एज डार्क एज था ही नहीं। हमारे मीडिएवल एज में भक्ति का जो है उदय हुआ, भक्ति का प्रसार हुआ, सारे का सारा भारत जो है भक्तिमय हो गया। इसलिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि मेघ एक दिन में 2 दिन में जो है आए नहीं थे,
मेघों को आकर्षित करने में, इकट्ठे होने में हजारों वर्ष लगे थे, और हजारों वर्ष इकट्ठे होकर उन्होंने जो सारे भारतवर्ष में जो वर्षा हुई, जिससे वो भक्ति की वर्षा थी, उसको जो है सिर्फ एक छोटे से कारण के साथ जो है उसका उदय को जोड़ना सही नहीं होगा। मैंने बताया ना कि यहाँ पर एक ट्रेडिशन की बात नहीं होती है, एक लिटरेरी ट्रेडिशन की बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी लिटरेरी ट्रेडिशन इकट्ठे चलती हैं, विदेश में नहीं होता है। वन सिंगल लिटरेरी ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ साहित्य होता है, और जब वो ट्रेडिशन को काट देंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तब एक नया जो है ट्रेडिशन शुरू होगा। हमारे यहाँ तो इकट्ठे सारे ट्रेडिशन चलते हैं, इकट्ठे। आप खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, एक कविता इस ढंग से लिखी जा रही है। उधर महादेवी वर्मा जो है छायावादी कविता लिख रहे हैं, उधर जो है दक्षिण में जो है वल्लाटोल लिख रहे हैं, दक्षिण में जो है आसन लिख रहे हैं मलयालम में। ये सारे के सारे लोग जो है वो सुब्रमण्यम भारती लिख रहे हैं कि ये देश जो है 16 जिह्वाओं से बात करता है, 16 भाषाओं को लेकर। इस तरह की बातें सारे देश में हो रही हैं, और उस समय जो है भक्ति का साहित्य भी रचा जा रहा है। भक्ति के साहित्य में मैं गीतांजलि, उससे बढ़कर तो जो है उदाहरण मैं दे नहीं सकता आपको। गीतांजलि प्रारंभ से लेकर अंत तक भक्ति का साहित्य है, आध्यात्मिकता का साहित्य है, स्व की खोज है। इसलिए दोनों चीज़ों को मान के रखना पड़ेगा। भक्ति का उदय जो है एक स्वाभाविक रूप से 6वीं 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, और फिर जो है ईश्वर की खोज कब, कौन, कैसे करेगा, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होता है। एक खोज शुरू हुई, आलवारों ने किया, 12 कवि थे सिर्फ, उसमें एक महिला भी थी, आंडाल। इन लोगों ने भक्ति को ऐसे प्रसारित किया कि वो सारे देश का जो है वो आधार बन गया। उसमें असम में शंकरदेव 16वीं शताब्दी में भक्ति के कविताएं लिखनी उन्होंने शुरू की। कहाँ नहीं लिखा, सब जगह, सारा भारतवर्ष भक्तिमय हो गया था। अच्छा प्रश्न था। और जिस प्रकार देखे कि जैसा आपने बताया अभी कि भारत में एक नवीनता आई है, लेकिन पुरातन और जो अपनी परंपरा है उसको रखे हुए, बिल्कुल यही हमारा मजबूत स्तंभ है, मजबूती है, जिसके सहारे हम अब तक खड़े हैं और हमारी संस्कृति को लोग आदर के भाव से देख रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ जो हम लोग आज देखते हैं, आज का जनरेशन है, कुछ लोग तो हैं जो इस चीज़ों पर चल रहे हैं, लेकिन वो नई चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को पढ़ने की ओर अब रुचि कम है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए क्या कह सकता है, आपसे जानेंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देंगे क्योंकि समय का अभाव है। कैसे लोगों को जोड़े पढ़ने के प्रति? पुराने के प्रति उदासीनता आ गई है, कदाचित ये कहना सही नहीं होगा, कदाचित मैं ये कह रहा हूँ। एक तो चीज़ ये है कि कुछ प्रैक्टिकल जो तथ्य हैं उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोगों का जो रुचि है विद्यार्थियों की पढ़ने पढ़ाने की, वो रुचि जो है निश्चित रूप से है, परंतु वो चाहते हैं कि अध्ययन करने के बाद हमें एक अच्छी नौकरी मिले। आप इसको कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। अच्छी नौकरी मिलने के लिए वो लोग पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई में उन सब विषयों पर पढ़ना ज़्यादा चाहते हैं जिनसे उनको नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे उनके लिए। इसलिए बहुत सारा साहित्य ऐसा है जिसका रोजगार से सीधा संबंध नहीं है। ऐसे साहित्य को जो है वो पढ़ना जो है नहीं चाहते हैं, चाहते हुए भी नहीं चाहते हैं, परंतु साहित्य की जो प्रसार है वो तो कम नहीं हुआ है। साहित्य तो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। मित्रों, जैसा कि आपने सुना कि साहित्य लगातार बढ़ते जा रहा है, और जैसा कि ये आज के लेक्चर में भी सामने आया कि हमारे यहाँ कोई डार्क एज नहीं रहा है, हमारी परंपरा बहुत ही रिच रही है। तो अगर विरासत को भी रोजगार के साथ जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस ओर लोगों की रुचि बढ़ेगी, और वो विरासत की चीज़ों को, भाषा को, साहित्य को और विशेष तौर पर पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं, और आप सबको धन्यवाद देते हैं, और आपकी ओर से डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बखूबी एक सागर्भिक लेख भारत के सांस्कृतिक विरासत में भाषा और साहित्य के ऊपर दिया।
धन्यवाद।